हेलो बच्चों। और कैसे हो सब? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है ना? अच्छे से पढ़ाई करो। तो काफी लंबे अरसे के बाद जो है एक बार फिर से वापस लौटे हैं आपके लिए एक बायोलॉजी का खूबसूरत सा लेक्चर लेकर के। काफी लंबा टाइम लगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हमने रिजॉल्व कर ली है। आगे से ट्राई करेंगे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो बच्चों आज जो है हम क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 1 जो पढ़ रहे थे उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, और जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसका इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जनरल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ जो है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे दोनों लाइफ यानी लाइफ में और एग्जाम्स में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा, आपके और हमारे चैनल के बारे में, जेनफिनिटी, जिसका मेन मकसद और जिसका मिशन है आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाना और पहुंचाना। मैं तबरेज अहमद आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट दिख रही होगी स्लाइड के ऊपर, आपको एक स्टेटमेंट दिख रही है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। नो वन इज इमोर्टल। क्या कह रहा है? कोई भी इस अर्थ के ऊपर इमोर्टल नहीं है। नो वन इज इमोर्टल, बट स्टिल लाइफ कंटिन्यूज। बट फिर भी लाइफ जो है जारी है, फिर भी लाइफ अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था, लाइफ स्पान क्या होता है, हमने बात की थी बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पान बोलते हैं। अलग अलग एनिमल्स का लाइफ स्पान अलग अलग हो सकता है, बट डेथ इज सर्टेन। यानी सारे इंडिविजुअल्स की, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर एक ऑर्गेनिज्म की डेथ जो है होनी है। हाँ, टाइम पीरियड उसका, लाइफ स्पान उसका कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट डेथ क्या है? सर्टेन है। बट सोचो कि डेथ जब सर्टेन है तो इस अर्थ के ऊपर जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक टाइम के बाद जो है खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जो है सबकी डेथ हो जाएगी। बट स्टिल कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ मेंटेन्ड है। फिर भी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है अर्थ के ऊपर। कैसे करती है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। क्योंकि हम अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देते हैं, अपने जैसे नए इंडिविजुअल को जनरेट कर देते हैं, जो हमारी जनरेशन को रिप्लेस करके आगे फिर से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने जैसे लोगों को प्रोड्यूस करेंगे जो उनको रिप्लेस करके कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को अर्थ के ऊपर मेंटेन करके रखते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने में रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमने जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है समझ लिया था। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, किन किन ऑर्गेनिम्स के अंदर कैसे कैसे होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखा था। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखा था। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, या सिंपली मैं बोलूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ कि चैप्टर्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है, ये जान लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी कुछ बेसिक चीजें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें बात करनी है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन को समझने से पहले, पूरी प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, मेल स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फीमेल स्ट्रक्चर कौन सी होती है। तो दोनों स्ट्रक्चर्स को, दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, और फिर जो है हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। मेल गैमेट्स स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवम या एग होता है। तो फॉर्मेशन कैसे होती है इसको समझेंगे। इसके बाद जो है हम उसी से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखेंगे, क्या होता है, कैसे होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करके जो है आपका जाइगोट बनाते हैं, जो आगे की लाइफ को जो है मेंटेन करता है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको समझेंगे, इम्प्लांटेशन को समझेंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, धीरे धीरे एम्ब्रायो की डेवलपमेंट होती है, और एम्ब्रायो जाकर के फीमेल यूट्रस के अंदर जो है अटैच हो जाती है यूट्रस की वॉल के साथ। इसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। कैसे होता है ये भी हम इम्प्लांटेशन देखेंगे। प्रेगनेंसी क्या होती है और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी कैसे होती है, लैक्टेशन यानी मिल्क फीडिंग के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको पता है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग
ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। दो तरह का मोड था, एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच डिफरेंस भी हमने समझा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के जरूर देखें, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमंस क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं, ये यंग वन को बर्थ देते हैं, ये यंग वन को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। जो फीटस होगा, जो चाइल्ड होगा, वो जो है मदर के यूट्रस के अंदर डेवलप करेगा, मदर की बॉडी के अंदर डेवलप करेगा। जब कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा तो बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ह्यूमंस को विविपेरस बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी मेल और फीमेल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन भी हमने समझी थी कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट्स के अंदर या एक ही ऑर्गेनिम्स की बॉडी के अंदर हैं तो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है, जबकि हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, यहाँ दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होंगे। एक और चीज, हम जो है मेल और फीमेल को क्लियरली जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। हम देखते हैं इंडिविजुअल को और पहचान लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के अंदर जैसे हम कुछ बेसिक फीचर, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले, क्या होता है, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड एक्सटर्नली, बाहर से देख करके हम पहचान सकते हैं। जिन कैरेक्टर को देख करके हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, जैसे अगर हमने एक मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस दिया, कुछ बेसिक चीजें आपका, मेल के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बियर्ड देखने को मिलेंगे, मुस्टैचेस देखने को मिलेंगे, जबकि फीमेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब हम मेल की बात करते हैं तो ब्रेस्ट जो होता है अनडेवलप्ड होता है, हम मेल फीमेल की बात करें तो वहाँ ब्रेस्ट क्या होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड ब्रेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है मेल जो होते हैं ये थोड़े मस्कुलर होते हैं, मसल्स की ग्रोथ ज्यादा होती है, जबकि फीमेल के अंदर थोड़ा कम होती है। इसके अलावा और भी मैं चीजों की बात करूं तो मेल का जो आपका पेल्विक रीजन होता है, हिप के नीचे वाला रीजन जो होता है वो आपका नैरो होता है, जबकि फीमेल की अगर हम बात करें तो वो ब्रॉड होता है। शोल्डर जो है मेल के अंदर आपको थोड़ा ब्रॉड मिलेगा और फीमेल के अंदर जो है थोड़ा नैरो मिलेगा, शोल्डर ब्रॉड नहीं होता है। तो कुछ फीचर्स हैं जिनको देख करके हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि मेल और फीमेल के बीच क्या डिफरेंस है। आगे मैं बात करता हूँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं और मेल और फीमेल के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं मोर मस्कुलर। मेल जो होते हैं वो थोड़े मस्कुलर होते हैं, जबकि फीमेल आपको लेस मस्कुलर दिखाई देंगे। और हम बात करें हेयर्स में, फेशियल हेयर देखने को मिलेंगे मेल के अंदर, बियर्ड एंड मुस्टैचेस, जबकि फेशियल हेयर वुमेन के अंदर जो है यानी मेल फीमेल के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं करते। एक्जिलरी हेयर की बात करूं मैं तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक्जिलरी हेयर यानी आर्म पिट, यहाँ सबके यानी आर्म पिट के नीचे के हेयर जो है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। प्यूबिक हेयर की अगर हम बात करें तो प्यूबिक हेयर मेल के अंदर उनकी अरेंजमेंट जो होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, जबकि हम फीमेल के अंदर बात करें तो अरेंजमेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और हम बात करें चेस्ट पे जो है मेल के अंदर हेयर मिलेंगे, जबकि फीमेल के अंदर चेस्ट पर हेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की मैं बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं मेल के अंदर अनडेवलप्ड होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। शोल्डर मेल के अंदर आपको ब्रॉड मिलेंगे, जबकि फीमेल के अंदर नैरो होंगे, ब्रॉड नहीं होते हैं। पेल्विक रीजन जो है मेल के अंदर ब्रॉड नहीं होता है, जबकि फीमेल के अंदर पेल्विक रीजन ब्रॉड देखने को मिलता है। वॉइस की बात करूं तो लो पिच वॉइस जो होती है मैन के अंदर होती है, जबकि हाई पिच वॉइस कहाँ मिलेगी आपको, फीमेल के अंदर देखने को मिलेगी। बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करूं तो मेल के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर हाई होता है, जबकि फीमेल के अंदर आपको लो मिलेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देख करके हम मेल और फीमेल के बीच डिफरेंशिएट कर पाते हैं, मेल और फीमेल को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनाड्स भी बोलते हैं, एक और नाम क्या है बच्चों, गोनाड्स। ठीक है ना, इनका मेन काम क्या होता है, गैमेट्स प्रोडक्शन और हार्मोन्स का प्रोडक्शन इनका मेन काम होता है। जैसे अगर मैं मेल के अंदर बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल टेस्टिस होता है, जबकि फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी होता है। टेस्टिस जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन करेगा जो कि मेल गैमेट्स है, इसके अलावा जो है हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा, जबकि फीमेल के अंदर ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये एग या ओवम की प्रोडक्शन करता है और हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन साथ में करेगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन, देखो जब गैमेट्स बन गया है तो गैमेट्स को स्टोर करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, उसके मैचुरेशन को देखना पड़ेगा। तो मैचुरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के अंदर जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एसेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, मैचुरेशन के अंदर हेल्प करेंगे एंड स्टोरेज ऑफ द गैमेट्स के अंदर हेल्प करेंगे।
तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो मैंने अभी बताया आपको टेस्टिस जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करूं यानी गैमेट जो बन गए हैं उस गैमेट का ट्रांसफर जो होता है वो कॉपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू होता है और वो क्या होता है, पेनिस होता है, ठीक है ना। इसके बाद मैं बात करूं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और ग्लैंड्स मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए जो है डक्ट सिस्टम होता है, उसमें रेटी टेस्टिस की बात करेंगे हम, एपिडाइडमिस की बात करेंगे, वासा एफरेंसिया की बात करेंगे, वास डिफरेंस की बात करेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा की भी हम बात करेंगे। जबकि हम ग्लैंड्स की बात करें तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। सेमाइनल वेसिकल जो होता है पेयर में होता है, दो मिलेंगे, एक मिलेगा आपको प्रोस्टेट और दो मिलेगा आपको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेल गोनाड्स यानी टेस्टिस यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं। तो टेस्टिस जो होता है ये मेल गोनाड्स होता है यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, गैमेट्स प्रोडक्शन करना और हार्मोन प्रोडक्शन करना। तो टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मेल गोनाड्स बोलते हैं, ये पेयर में होता है, आउटसाइड द बॉडी मिलेगा यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर मिलेगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन के अंदर आपको दिखाई देगा। आउटसाइड द बॉडी क्यों है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है और स्पर्म की प्रोडक्शन, स्टोरेज और मैचुरेशन के लिए, इसके साथ साथ जो है स्पर्म सर्वाइवल के लिए जो है टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है। मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के बाहर जो है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी यानी एब्डोमेन के बाहर आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा। एब्डोमेन के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, पिगमेंटेड स्किन का एक पाउच होता है, उस पाउच के अंदर जो है आपको टेस्टिस देखने को मिलेगा और उस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रोटम देखने को मिलेगा और यहाँ पर ओवल शेप के क्या मिलेंगे, टेस्टिस मिलेंगे। टेस्टिस जो है स्क्रोटम के साथ अटैच्ड होता है, एक मिनट, हाँ, टेस्टिस स्क्रोटम के साथ अटैच होगा और इसे हम बोलते हैं ग्यूबरनिकुलम, फाइब्रस कॉर्ड होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्यूबरनिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये आपका बाहर वाली ये है स्क्रोटम, ठीक है ना। स्क्रोटम के बीच जो है एक पार्टीशन होता है, इसे हम सेप्टम स्क्रोटा बोलते हैं या आपका स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं, जो भी आप बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो है एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ये ओपनिंग क्या होती है, इंग्विनल कैनाल होती है। और यहाँ पर जो है टेस्टिस ऊपर से हैंग करता है एक कॉर्ड के थ्रू, इस कॉर्ड को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड कॉर्ड्स के अंदर बड़ी सारी नर्व्स होती हैं, एक समझ लो बड़ी सी पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के अंदर कई सारे छोटे छोटे वायर्स डले हुए हैं। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड भी एक मोटी सी कॉर्ड है जहां पर नर्व्स, वेन्स, आर्टरीज, इन सब की लिम्फ वेसल्स सबकी सप्लाईज होती है जो टेस्टिस के पास होती है और इन्हीं के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड बोलते हैं, जिसके थ्रू टेस्टिस जो होता है आपका स्क्रोटम के अंदर हैंग कर रहा होता है। साथ ही में इंगुइनल कैनाल जो है कनेक्शन है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच। इसके अलावा जो है स्क्रोटम के अंदर आपको एक मसल्स देखने को मिलेंगी जिन्हें हम बोलते हैं डार्टोस मसल। और आपको जो है जब हम बात करते हैं स्पर्मेटिड कॉर्ड, वहां आपको जो है क्रीमेस्टर मसल देखने को मिलेंगे। डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल जो होती हैं, जो टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बिलो चाहिए होता है उसको मेंटेन करने के अंदर हेल्प करती हैं। होता क्या है कि जो स्क्रोटम के अंदर डार्टोस मसल है, जब आपका विंटर का सीजन आता है तो बाहर का टेम्परेचर कम होगा, तो अब जो है टेम्परेचर उतना ही चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए डार्टोस मसल जो होती हैं वो ऊपर की तरफ पुश करेंगी टेस्टिस को, और जो आपकी
क्रीमेस्टर मसल है आपका स्पर्मेटिड कॉर्ड के अंदर, वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ पुल करेंगे। इससे टेस्टिस जो है थोड़ा सा स्लाइटली बॉडी के पास चला जाएगा, एब्डोमेन से जो है आपका अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जबकि जब उसका उल्टा अपोजिट होता है समर सीजन के अंदर, डार्टोस मसल जो है रिलैक्स हो जाएंगी, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और ऊपर से जो है पुश कर देंगी कौन, आपकी क्रीमेस्टर मसल, जिससे टेस्टिस जो है एब्डोमेन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा और फिर से नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ओवल शेप की होती है टेस्टिस, यस, एग के आकार, एग शेप बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। ओवल शेप आपको देखने को मिलेंगे। मेजर अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ, 4 से 5 सेंटीमीटर आपको लेंथ देखने को मिलेगी और जो है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ देखने को मिलती है। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम बाय ए स्पर्मेटिड कॉर्ड, स्पर्मेटिड कॉर्ड के थ्रू। जैसे मैं अगर यहाँ बात करूँ, डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, ये आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये टेस्टिस है, ठीक है ना। टेस्टिस से जो है अटैच्ड एक वेसल्स आपको देखने को मिलेगी, जिसके बारे में डक्ट हम बात करेंगे, एपिडाइडमिस होती है। ये पूरी कॉर्ड जो टेस्टिस से अटैच्ड है और टेस्टिस को हैंग करती है स्क्रोटम के अंदर, इसे हम स्पर्मेटिड कॉर्ड बोलते हैं। ये कई सारी वेन्स, क्रीमेस्टर मसल्स, वॉज डिफरेंस, आर्टरीज और बड़ी सारी लिम्फ वेसल्स से मिलकर के ये बनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं इस डायग्राम के अंदर देखूं तो देखो, ये जो है आपकी ओवल शेप स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस है और ये बाहर आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो है आपको वॉज डिफरेंट, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें दिखेंगी। हाँ, इनके बारे में एक एक करके हम आगे समझेंगे, अभी हम टेस्टिस को मेन फोकस रख रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, पिगमेंटेड स्किन का, ठीक है ना। कीप द टेस्टिस टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्यों है, प्रोडक्शन, मैचुरेशन एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस स्पर्म प्रोडक्शन, मैचुरेशन और सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। दैट्स वाई जो है टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाई जाती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। इंटरनली इट इज लाइंड बाय डार्टोस मसल्स, इंटरनली जो है इनके ऊपर डार्टोस मसल्स की लेयर मिलेगी आपको और स्पर्मेटिक फेसिया मिलेगी। स्पर्मेटिक फेसिया की दो लेयर होती हैं, एक इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया और एक एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। अच्छा, बाहर से आपको जब स्क्रोटम के अंदर देखेंगे तो बाहर से आपको एक पार्टीशन दिखाई देगा हल्का सा, इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, रेफी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, रेफी। जब इंटरनली देखोगे तो दोनों स्क्रोटम के बीच एक सेपरेशन होगा, जिसे हम स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है ना, या सेप्टम स्क्रोटा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और टेस्टिस जो है इनके अंदर जो है प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर आपको क्रीमेस्टस मसल देखने को मिलेंगी, आपका जो स्पर्मेटिड कॉर्ड होती है वहां क्रीमेस्टर मसल मिलेंगी और इसके अलावा जो है डार्टोस मसल्स आपको टेस्टिस के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्क्रोटम के अंदर डार्टोस मसल्स होती हैं, हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती हैं, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इन कोल्ड सीजन एंड रिलैक्सिंग इन समर सीजन, समर सीजन के अंदर रिलैक्स करती हैं और कोल्ड सीजन के अंदर क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। टेस्टिस जो है दो हिस्सों के अंदर डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट स्क्रोटल साइक, और ये पार्टीशन जो होता है दोनों के बीच, इसे हम सेप्टम स्क्रोटा बोलते हैं या स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्टिस और जो है एब्डोमेन के बीच जो कनेक्शन होता है उसे हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, एक ओपनिंग है ना, अभी मैंने ड्रॉ किया था थोड़ी देर पहले, ये मैंने स्क्रोटम बनाया और स्क्रोटम के ऊपर जो एक कैनाल दिख रही है, ओपनिंग, जहां से जो है एब्डोमेन कम्युनिकेट करता है स्क्रोटम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। एक फाइब्रस कॉर्ड जो टेस्टिस को कनेक्ट करके रखती है स्क्रोटम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। एक और चीज कि ग्यूबरनैकुलम जो है टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर एक पोजीशन पर मेंटेन करके रखती है। इसके साथ साथ टेस्टिस जो है, इंटरेस्टिंग चीज कि टेस्टिस जब प्रेगनेंसी के समय बन रहा होता है वो आपका एब्डोमेन के अंदर बनता है, बट एट द 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 7वें महीने के अंदर टेस्टिस जो है डिसेंड करके स्क्रोटम के अंदर आता है। तो उस डिसेंड के अंदर भी जो है ग्यूबरनैकुलम का रोल होता है। ग्यूबरनैकुलम टेस्टिस के डिसेंड के अंदर हेल्प करता है, इसके साथ साथ जो है टेस्टिस को उसकी पोजीशन पर जो है मेंटेन रखता है, ठीक है। तो आपको ये फाइब्रस कॉर्ड ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे दिख रही है, ये जो फाइब्रस कॉर्ड है ये क्या है, ग्यूबरनैकुलम है। आपको ये बाहर वाली जो है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया देखने को मिलेगी और ये अंदर वाली जो है इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, स्पर्मेटिड कॉर्ड, हम बार बार बात कर रहे थे तो स्पर्मेटिड कॉर्ड को समझते हैं। ए कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाय विच टेस्टिस हैंग इन स्क्रोटम, जिसके थ्रू टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर हैंग करती है। इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड कॉर्ड बोलते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगी, नर्व्स देखने को मिलेंगी, लिम्फ वेसल्स मिलेंगी,
क्रीमेस्टर मसल्स मिलेंगी, वॉस डिफरेंस मिलेगा और पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस मिलेंगे। क्रीमेस्टर मसल मैंने आपको बताया था, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, टेस्टिस के टेम्परेचर मेंटेन करने के अंदर क्रीमेस्टर मसल का रोल होता है। इसके साथ साथ पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस, ये जो है वेसल्स का, वीन्स का नेटवर्क होता है। जब ब्लड जो है बॉडी से हमारे जो है ब्लड फ्लो करके जब टेस्टिस के अंदर आ रहा होता है तो वो वार्म ब्लड होता है। अगर हमने वार्म ब्लड टेस्टिस के अंदर भेज दिया तो हमारे टेस्टिस के अंदर जो लो टेम्परेचर था उसको मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है जब ब्लड टेस्टिस के अंदर आ रहा होता है उसके चारों तरफ बड़ी सारी वेन्स का जो है ग्रुप होगा, उसे हम पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं, जो हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। वो हीट को एक्सचेंज कर लेता है ताकि उसका टेम्परेचर लो हो जाए, कम हो जाए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो है जब टेस्टिस के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो करे तो टेस्टिस का टेम्परेचर अफेक्ट ना हो, स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट ना हो। तो पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करके जो है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके समर एंड कोल्ड सीजन के अंदर जो है ये हेल्प करती हैं। बाकी वॉश डिफरेंस के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये जो है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के अंदर वॉश डिफरेंस का रोल होता है। लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन सबको जो है एक एक करके हम देखेंगे। रन थ्रू द इंगुइनल कैनाल। अब स्पर्मेटिड कॉर्ड है, टेस्टिस के अंदर हैंग कैसे करती है? इंगुइनल कैनाल के थ्रू करती है। मैं बार बार बनाया हूँ डायग्राम, फिर से अगर एक बार मैं ड्रॉ कर दूं तो आपको स्क्रोटम देखने को मिलेगा, इसके बीच पार्टीशन मिलेगा, यहाँ आपको टेस्टिस ओवल शेप का देखने को मिलेगा और ऊपर की जो ओपनिंग होती है यहां से जो है आपको ये आपकी कॉर्ड देखने को मिलेगी। तो इंग्रेन कैनाल के थ्रू कॉर्ड जो है नीचे की तरफ होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि इंग्रेनल कैनाल जो होती है जब टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर डिसेंड हो जाती है तो इंग्रेनल कैनाल पूरी तरह से कंप्लीटली जो है क्लोज कर दी जाती है। बट कई बार ऐसा होता है कि इंग्रेनल कैनाल जो है या क्लोज नहीं हो पाई या जो है ठीक तरह से क्लोज ना हो पाने की वजह से कुछ सिचुएशन के अंदर इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा जो है कहा जाता है, स्क्रोटम के अंदर आ जाएगा। क्या होगा देखो, ध्यान समझना। ये इंग्रेनल कैनाल थी, अगर ये पूरी तरह से क्लोज ना कर पाई तो कुछ सिचुएशन के अंदर इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा आपका स्क्रोटम के अंदर आ जाता है और इस सिचुएशन को इंग्विनल हार्निया बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल हार्निया। आगे समझेंगे बच्चों इंग्विनल हार्निया क्या होती है और देखेंगे हम डायग्राम में भी। इसके अलावा जो है जब टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है, कई बार टेस्टिस जो है डिसेंड नहीं कर पाता है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस नहीं पाया जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और इसे हम सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू जो है ठीक भी कर सकते हैं। तो ये दो डिजीज होती हैं, टेस्टिस डिसेंड ना कर पाए, फेलियर इन द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इज नोन एज क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, और जो है इंग्विनल कैनाल के थ्रू इंटेस्टाइन का कुछ हिस्सा जो है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाए, इसे हम इंग्विनल हार्निया बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात करूं टेस्टिस की स्ट्रक्चर, तो टेस्टिस की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका वजाइनलिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर। मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जैसे अगर मैं एक सेक्शन टेस्टिस का बनाऊं तो आपको जो है सबसे आउटर लेयर देखने को मिलेगी, इसका इनके बीच में एक मिडिल लेयर देखने को मिलेगी, ठीक। एक मिनट, हाँ। इसके बाद जो है अंदर एक और लेयर देखने को मिलेगी। अब अंदर वाली लेयर जो होती है ना, मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूं बट जो है फीलिंग समझ जाना आप लोग। तो इससे जो है जो अंदर वाली लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है वो अंदर की तरफ थोड़ा डिप्रेस्ड होती है, जिससे क्या होता है कई सारे कंपार्टमेंट बनेंगे इस तरह से। देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट बनेंगे, इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ मैं बताऊं तो सबसे बाहर वाली लेयर देखो ट्यूनिका वजाइनलिस, ये लेयर है आपको पूरी ट्यूनिका वजाइनलिस। इसके अलावा अंदर इसके मिलेगी आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया मिडिल लेयर, और इसके बाद जो है आपको इसके अंदर मिलेगी आपको ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो रेड कलर से मार्किंग दिख रही है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, लेकिन देखो ध्यान से ये रेड कलर की जो मार्किंग है अंदर की तरफ भी आई हुई है। इससे क्या हो रहा है टेस्टिस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अच्छा कलर मैं चेंज कर लूं, सेम कलर है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। ये देखो ध्यान से, ये आपका अंदर की तरफ थोड़ा सा आई हुई है, जिससे क्या हो रहे हैं कई सारे कंपार्टमेंट बन रहे हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इसके अंदर जो है हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होते हैं, तो उसे हम हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और उनका नाम क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो होता है स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। तो हम देखते हैं आगे, ईच टेस्टिस हैज 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर कितने? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलेंगे, लाइंड बाय ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और इनकी लाइनिंग किसके थ्रू होती है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है ना।
हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगी? स्पर्म प्रोडक्शन होगी, स्पर्म प्रोडक्शन होती है। अच्छा, एक के अंदर जो है 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिल रहे हैं, तो टोटल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 750 से 1000 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ ध्यान से कॉइलिंग दिख रही है आपको, ये आपके हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये आपका देखो, ये पूरा तो एक कंपार्टमेंट है, ये जो आपको ब्लू कलर से अंदर मार्क किया हुआ है, ये पूरा एक कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इस लोब्यूल के अंदर जो है आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ में बात करो, यहाँ भी देखो ध्यान से, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है पूरा, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन देखो, ये अंदर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, यहाँ पर क्या होती है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और 1 से लेके 3 होते हैं, और टोटल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250 होते हैं। तो एक टेस्ट के अंदर ऑन एवरेज आपको 750 से लेके 1000 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर, आगे हम बढ़ते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हम देखते हैं, हाईली क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, 70 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, और लाइंड बाई 2 सेल्स। अच्छा, जब हम इसको कट करके देखते हैं इसका सेक्शन, तो हमें 2 तरह की सेल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक सेल होगी स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं, ये स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं, मेल जर्म सेल बोलते हैं, ये क्या करती हैं? स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं। तो आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल देखने को मिलेंगे, और स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो है आप जो कुछ सर्टोली सेल या नर्स सेल बोलते हैं, या सस्टेंटिकुलर सेल भी बोलते हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जर्म सेल का काम क्या होता है? गैमेट प्रोड्यूस करना। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? जो है आपका जर्म सेल यानी जब गैमेट्स बन रहे हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। मेल जर्म सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे आपको, सर्टोली सेल या नर्स सेल मिलेंगे, या सस्टेंटिकुलर सेल देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है ये देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा, इंटरस्टिशियल सेल क्या होती है? क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे मैं थोड़ा सा बैक जाऊं अगर, तो ये पूरा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। चलो मैं ही डायग्राम बना देता हूँ, एक मिनट, समझते हैं बच्चों। हमने एक सेक्शन कट किया है, जिसमें से कुछ हिस्से जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऐसे कट करके आ जाएंगे ना। आपको मैं बीच में कंप्लीट सर्कुलर, ठीक है, बना दिया। अच्छा, पूरी तरह सर्कल नहीं बना। आप देखो यहाँ पर क्या होती है, टॉल होती हैं कॉलुमिनर सेल्स, टॉल कॉलुमिनर सेल होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलते हैं, और छोटी छोटी जो है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल या जर्म सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर से ये मिलेंगे सेल्स, ठीक है। मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, समझ जाना मेरी बात को। तो यहाँ पर आपको सेल्स मिलेंगी, ये बीच वाला पोर्शन जो होता है इसे हम ल्यूमेन बोलते हैं, और यहाँ छोटी छोटी सेल्स मिलेंगी जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया, और टॉलर सेल को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलते हैं, ये सर्टोली सेल, और ये छोटी वाली सेल है इन्हें क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। इसके बाहर जो है ये वाला रीजन जो बाहर दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर बड़ी सारे ब्लड वेसल्स एंड सेल्स पाई जाती हैं, और जो सेल्स होती हैं इन्हें हम लिडिक सेल बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिडिक सेल बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल क्या करती हैं? मेल हार्मोन बनाती हैं, मेल हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो समझ गए। हम बढ़ते हैं वापस यहाँ से, इंटरस्टिशियल सेल यानी जो ये पूरा रेड कलर से हाईलाइटेड रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है, और यहाँ पर बड़ी सारी सेल्स मिलेंगी, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। अंदर जो है आपको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है ये स्पर्मेटो जो हुआ यानी स्पर्म सेल्स हैं, ये क्या है? स्पर्म है, ठीक है ना। स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करेंगी और क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगी। और आपको जो है यहाँ पर सर्टोली सेल भी देखने को मिलेंगी, और सर्टोली सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया सेल को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल।
4 से लेके 8 लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल होती हैं, 4 से लेके 8 लेयर्स होती हैं, इंड्यूस्ड बाय एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस के अंदर जो है ये स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। लाइज टुवर्ड द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के ल्यूमेन की तरफ ये आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं बात करूं सर्टोली सेल की, तो टॉल एंड कॉलमनर सेल्स होती हैं सर्टोली सेल्स। सपोर्ट डेवलपिंग जर्म सेल एंड प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल को। फैगोसाइट्स द इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स, और बड़े सारे अगर डैमेज हो गए स्पर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया सेल तो उनको फैगोसाइट्स भी कर जाती हैं, उनको इनगल्फ करके जो है खत्म भी कर देती हैं। इसके अलावा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी सिक्रीट करती हैं, इनहिबिन सिक्रीट करती हैं और मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर सिक्रीट करती हैं। एबीपी क्या करता है, कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है ताकि स्पर्म प्रोडक्शन को फास्ट कर सके। इसके अलावा इनहिबिन एफएसएच की प्रोडक्शन को सप्रेस कर देता है और इससे क्या हो जाती है, स्पर्म प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। तो स्पर्म प्रोडक्शन को रोकने के लिए इनहिबिन वर्क करता है, यानी इनका पूरा जो है एकदम बिल्कुल फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा होता है। जब हार्मोनल कंट्रोल देखेंगे तो वहां अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए एबीपी जो है वो कंसंट्रेट करता है किसको, टेस्टोस्टेरोन को, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके, और इनहिबिन जो होता है वो सप्रेस कर देता है एफएसएच सिंथेसिस को ताकि स्पर्म प्रोडक्शन को रोक सके। मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर क्या करता है, मुलेरियन डक्ट को रिग्रेस करता है। अच्छा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे तो दो डक्ट मिलती है हमें, एक ऑल्फियन डक्ट मिलेगी और एक आपको मुलेरियन डक्ट देखने को मिलेगी। जब हम बात करते हैं वोल्फियन डक्ट की, तो वोल्फियन डक्ट जो होती है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वोल्फियन डक्ट के थ्रू बनता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है मुलेरियन डक्ट से बनता है। इन फीमेल वोल्फियन डक्ट जो होती है सप्रेस्ड होती है, जबकि मेल के अंदर जो है आपकी मुलेरियन डक्ट जो होती है सप्रेस्ड हो जाती है। तो उनको सप्रेस कौन करता है, क्योंकि इसका काम देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनाना ही नहीं है हमें मेल के अंदर, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, और वो कौन करता है, मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो रीजन आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम लिडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इनके पास जो है बड़ी सारी ब्लड वेसल्स भी होंगी और सेल्स होती है। ठीक है ना, लिडिक सेल की बात करूं तो आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कहां होगा, बाहर होगा, और ये आईसीएसएच के इन्फ्लुएंस में जो है वर्क करता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। और इसका काम क्या होता है, मेल एंड्रोजन यानी मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस जो है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करता है। हमने पढ़ा है थर्मो रेगुलेशन में 3 चीजों का रूल होता है, डार्टोस मसल, क्रिमेस्टर मसल्स एंड पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। तो मैं एक एक करके बताऊं, जो डार्टोस मसल थी वो कहां हमें दिखाई दी थी, स्क्रोटम की वॉल के अंदर दिखाई दी थी। क्रिमेस्टर मसल कहां थी, आपका जो स्पर्मेटिड कॉर्ड थी वहां पे आपको देखने को मिला था। पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस भी कहां मिले थे, स्पर्मेटिड कॉर्ड के अंदर देखने को मिले थे। मैंने आपको बताया था डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं समर एंड कोल्ड सीजन के अंदर टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर, कितना बिलो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो। ठीक है, क्रिमेस्टर मसल भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, ये ऊपर की तरफ होती है ना पुल करेंगी और नीचे की तरफ पुश करती हैं, और ये भी डार्टोस मसल भी नीचे की तरफ से पुल कर देंगी जब ऊपर ले जाना है, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे तो नीचे जो है बॉडी से थोड़ा दूर हो जाएगा। पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस जो है नेटवर्क होता है वेन्स का, और ये क्या करता है, हीट एक्सचेंजर का काम करता है, क्योंकि ब्लड जो आ रहा है उसके अंदर जो है वार्म ब्लड होता है, तो वार्म ब्लड जो है हमारे जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल जो हमने मेंटेन किया था वो बेकार कर सकता है, खराब हो सकता है, और स्पर्म की प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकती है। इसलिए जो है हीट एक्सचेंजर का काम करता है, ताकि जो है जितना टेम्परेचर हमें चाहिए था वो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली मेंटेन रहे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आए हैं, देखते हैं हम। पार्टीशन ऑफ द टेस्टिस डेवलप फ्रॉम, कह रहा टेस्टिस का जो पार्टीशन होता है वो किसके थ्रू डेवलप होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका वेस्कुलोसा और रेडिटेसिस। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये क्या होती है, मिडिल लेयर होती है टेस्टिस की। ट्यूनिका वजाइनलिस जो होती है ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और ये क्या होती है, मिडिल लेयर। हमने पढ़ा था जो इनर मोस्ट लेयर होती है वही क्या करती है, पार्टीशन क्रिएट करती है टेस्टिस के अंदर, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो कौन होती है, ट्यूनिका
वेस्कुलोसा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। डैश डैश क्या हो रहा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी मेल जर्म सेल। कह रहा मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था जब हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल का सेक्शन लेते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के सेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलता है बच्चों, सर्टोली सेल मिलेंगी देखने को और जर्म सेल देखने को मिलेंगे। जर्म सेल का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन करना, और सर्टोली सेल जर्म सेल, डेवलपिंग जर्म सेल को न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सर्टोली सेल का होता है, यानी आंसर सी जो है आपका सही होगा। इसके बाद जो इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल, दोनों एक ही चीजें हैं, और ए और बी सही नहीं है क्योंकि लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल क्या करती हैं, मेल एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, सीधा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। आउटसाइड द रीजन जो है, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर का रीजन है, उसे हम इंटरस्टिशियल सेल स्पेस बोलते हैं। वहां पर आपको सेल्स मिलेंगी जिन्हें हम लिडिक सेल बोलते हैं या इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, और उनका काम क्या होता है, हार्मोन्स प्रोडक्शन करना होता है, मेल हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप लोग डायग्राम ड्रॉ करोगे और मुझे सेंड करोगे। कोई दिक्कत होती है डायग्राम ड्रॉ करने के अंदर, मैं एक क्लास ले लूंगा, डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इस बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा मेरी भी ड्राइंग तो अच्छी हो जाएगी ना। तो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप लोग जो है मेरे से बेहतर बना सकते हो, तो आप लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम जरूर बनाना। ठीक है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, लेबलिंग करने के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अगले जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो वहां पर जो है मैं आपको कई सारे लेबलिंग के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको लेबलिंग भी याद रहे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल। सेमिनिफेरस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो को मैंने आपको बताया था, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया था। पहली चीज, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जो है, अंदर आपको क्या मिलेंगी, दो सेल्स देखने को मिलेंगी, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल या जर्म सेल बोलते हैं। सर्टोली सेल टॉल होंगी और जो है आपके कीबोर्डल सेल्स किसकी मिलेंगी, आपके जर्म सेल मिलेंगी। जर्म सेल स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, जबकि सर्टोली सेल जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन के समय यानी डेवलपिंग जो है जर्म सेल को प्रोटेक्शन और क्या प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा मैं बार बार प्रोटेक्शन बोल रहा हूँ, एक्चुअली जो है ब्लड टेस्टिस बैरियर की फॉर्मेशन करती हैं। देखो क्या होता है कि जो सर्टोली सेल होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर की फॉर्मेशन करती हैं। इसे हम जो है सर्टोली सेल बैरियर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कौन करता है, सर्टोली सेल करती है। देखो क्या हुआ कि जो आपका मेल जर्म सेल होती है ना, मेल जर्म सेल जब यानी जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल जब माइटोटिक डिवीजन करती है तो इससे सेल्स बनेंगी नई नई। अब क्या होता है कि अगर वहां पर ब्लड की सप्लाई होती तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उन जर्म सेल को जो है फॉरेन सेल समझ करके जो किल कर देता। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना था, तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती हैं, ये आपकी सर्टोली सेल, दो सर्टोली सेल है ना बीच में, मैं ये अगर बनाया तो आपकी जो दो सर्टोली सेल होंगी, इनके बीच जो है एक बैरियर की फॉर्मेशन होगी और ब्लड जो है इसके इधर इधर रहेगा, अंदर नहीं एंटर कर सकता। इसी को हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर या जो है सर्टोली सेल बैरियर। तो इस तरह से जो है सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है ताकि इम्यून सिस्टम इसे डैमेज ना करे। इसके अलावा जो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर की स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस होती है और वहां पर जो लिडिक सेल मिलेंगे मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन करती हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन मैमेलियन टेस्टिस फॉर्म अस्पर्म। कह रहा है कौन सी सेल इसमें से जो है अस्पर्म की प्रोडक्शन करती है, तो डायरेक्टली करेक्ट आंसर आप बता सकते हो, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जर्म सेल जो होती है वो क्या करती हैं, अस्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का ओवरी, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बियर्ड सेक्स ऑर्गन नहीं है आपका। वॉच डिफरेंस इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन है, वॉच डिफरेंस है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वॉच डिफरेंस हो जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ, टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 98.6 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा डिग्री सेल्सियस नहीं फॉरेनहाइट होना चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस ठीक है ना। अच्छा 37 डिग्री सेल्सियस है, कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर है तो आपका सेल्सियस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हाँ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, बहुत बार गलती हो जाती है हमसे कि हम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस सुनते हैं और जाकर के डायरेक्टली लगा देते हैं, बट इसने बोला कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है।
तो 37 में से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस माइनस करो, कितना बचेगा? 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। स्क्रोटम कम्युनिकेट विद द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू। करा स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? यूरेथ्रा के थ्रू? नो, यूरेथ्रा तो कॉमन पैसेज है, एक कॉमन पाथ है जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होता है, समझेंगे। वॉच डिफरेंस, ये भी आपकी डक्ट सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे, ये भी गलत आंसर है। एपिडाइडिमिस को भी हम डक्ट सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। हाँ, इंग्विनल कैनाल मैंने आपको बताया था कि जब हम स्क्रोटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच का पार्टीशन स्क्रोटल सेप्टम होता है और ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है और उसे हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इन मैमल्स टेस्टिस आर लोकेटेड। टेस्टिस कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर? नो, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बनता तो है लेकिन डिसेंड कर जाता है बाद में, कहा? स्क्रोटम के अंदर। थोरेसिक कैविटी के अंदर? नो, थोरेसिक कैविटी के अंदर तो होगा नहीं, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यस, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देखने को मिलेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और देख लेते हैं चौथा, पेरिकार्डियल कैविटी, ये भी गलत आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज की क्लास बस यहीं ओवर करते हैं। आगे के लिए आगे के लेक्चर जो है आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। पढ़ते रहिए और जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों के साथ, और जिनको जरूरत है, जो नीडी लोग हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। हाँ, अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो हमें जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं jenfinity.official या t.me/jenfinity टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है ना। हम जरूर आपका रिप्लाई देंगे और जो है पूरी कोशिश करेंगे आपकी हर तरह से हेल्प करने की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। सी यू सून।